गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम अभी तक पढ़ रहे थे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अभी तक हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, उसमें कवरिंग ऑफ द हार्ट, पेरिकार्डियम, उसके अलग अलग लेयर्स। उसके बाद में वॉल ऑफ द हार्ट, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। फिर वॉल्स ऑफ द हार्ट, उसमें ट्राइकस्पिड वॉल, पल्मोनरी वॉल, बाइकस्पिड और माइट्रल वॉल एंड एओर्टिक वॉल। उसके बाद में 4 कंपार्टमेंट्स, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद में स्पेशल जंक्शनल टिश्यूज, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हीज, बंडल ब्रांचेस, पर्किंजेस फाइबर्स। उसके बाद में हमने देखा फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट। इसमें हार्ट बीट या कार्डियक साइकिल, उसमें क्या क्या होता है। उसके बाद हार्ट साउंड्स कैसे तैयार होते हैं, मरमर किसे कहते हैं। फिर उसके बाद में कार्डिक आउटपुट, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट में। कार्डिक आउटपुट इज कैलकुलेटेड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट। ये स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है, एक बीट में हार्ट में से कितने प्रमाण में ब्लड पंप किया जाता है बाहर की तरफ। उसमें राइट वेंट्रिकल में से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में से ब्लड जाता है एओर्टा में, फिर वो जनरल सर्कुलेशन में आ जाता है। हमने अलग अलग प्रकार के सर्कुलेशन भी देखा, जनरल सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन। उसके बाद में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वो एक गैल्वेनोमीटर है जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट स्टडी किए जाते हैं। उसके 12 लीड्स होते हैं, रोमन लिपि में 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF। उसके बाद में चेस्ट लीड्स V1, V2, V3, V4, V5, V6। ये सब लीड में जो ग्राफ आता है वो PQRST ऐसा आता है। P वेव इंडिकेट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, QRS complex indicate ventricular contraction, and ST segment और T segment, T wave indicate ventricular relaxation। ये सब देखने के बाद आज हम देखेंगे ब्लड प्रेशर। जब भी आप किसी क्लिनिक में जाते हो या ओपीडी में जाते हो तो डॉक्टर पेशेंट की क्लिनिकल एग्जामिनेशन करता है। उसमें बहुत सारी चीज़ों की जांच की जाती है। वो जांच इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन और परकशन, ये 4 टेस्ट के माध्यम से की जाती है। उसमें पल्स देखी जाती है, बॉडी टेम्परेचर देखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ब्लड प्रेशर। हमारे क्लिनिक में जो भी पेशेंट आता है उसका ब्लड प्रेशर हम लोगों ने ज़रूर देखना चाहिए, या जहाँ भी हम जाते हैं तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज़रूर देखना चाहिए। इस ब्लड प्रेशर के माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है। सो ब्लड प्रेशर इज इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल एग्जामिनेशन इन विच वी कंक्लूड अबाउट द मेनी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशंस इनसाइड द बॉडी, स्पेशली which are related with the heart। इतना ब्लड प्रेशर ये इम्पोर्टेंट है। तो ब्लड प्रेशर के डेफिनेशन क्या है, कितने प्रकार से ब्लड प्रेशर गिना जाता है, उसके कंक्लूजन क्या होते हैं, ब्लड प्रेशर तैयार कैसे होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया या कम हो गया तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाले मैकेनिज्म हमारे शरीर में कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ों की हम आज स्टडी करेंगे। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना यानी कंट्रोल करने की जो भी हमारे शरीर में फिजियोलॉजिकल फीडबैक सिस्टम है वो सब हमें समझ लेना है। फिर हमें जब भी हम हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट करेंगे तो उसकी दवाइयाँ कैसे काम करती हैं ये भी हमें पता चलेगा और हम इसको अच्छी तरह से ट्रीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले What is blood pressure? Blood pressure is the lateral pressure of blood on vessel wall
while flowing through it। हमारे शरीर में जब भी ब्लड फ्लो होता है तो उसका प्रेशर ब्लड वेसल वॉल के ऊपर आता है, आर्टरी के ऊपर आता है। ब्रैकियल आर्टरी के ऊपर जो प्रेशर आता है उसको हम आसानी से गिन सकते हैं। उस प्रेशर को लैटरल प्रेशर ऐसा कहा जाता है, वो दोनों तरफ से होता है। तो ब्लड प्रेशर ये कितना है, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टडी का, यह हमने देखना चाहिए। इसके लिए हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। तो ब्लड प्रेशर इज द लैटरल प्रेशर ऑफ ब्लड ऑन वेसल वॉल व्हाइल फ्लोइंग थ्रू इट। ये ब्लड प्रेशर क्यों तैयार होता है? ब्लड फ्लो फ्रॉम रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू रीजन ऑफ लोअर प्रेशर, इसको प्रेशर ग्रेडियंट भी कहा जाता है। तो इस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ब्लड जो है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाता है। मोर इज प्रेशर डिफरेंस मोर विल बी ब्लड फ्लो। अगर ये प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा है तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा। अब ये ब्लड प्रेशर जो है राइजेस अप टू 110 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड ड्रॉप्स अप टू 70 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। ये ब्लड प्रेशर के दो रीडिंग आते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम जो है वो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में होता है, नॉर्मली वो 110 के आसपास होता है। मिनिमम जो है वो 70 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है और वो वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के वक्त होता है। ब्लड प्रेशर मेजर करने का यूनिट है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो मेजर किया जाता है वो मर्क्यूरी मैनोमीटर के इंस्ट्रूमेंट की सहायता से किया जाता है। नाउ ये मिनिमम मैक्सिमम क्या होता है, इसी को कहते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड एज अ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विथ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पिग्मोमैनोमीटर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सपोज ये हाथ है, मर्क्यूरी मैनोमीटर या स्पिग्मोमैनोमीटर में एक कर्व आता है, वो कर्व को इसके सराउंडिंग में बांध दिया जाता है और बांध देने के बाद उसके एक साइड में एक बल्ब होता है, उसको दबाने से उसका वॉल बंद करके अगर आप बल्ब दबाएंगे तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। वो प्रेशर इतना बढ़ जाएगा, सबसे पहले धीरे धीरे जब आप प्रेशर चढ़ाना शुरू कर देते हो तो यहाँ की आर्टरीज जिसका पल्सेटिंग चालू होता है वो आपको स्टेथोस्कोप के माध्यम से ये क्यूबिटल फोसा में सुनाई देगा। और आप जब प्रेशर चढ़ाएंगे तो ये आर्टरी पूरी ब्लॉक हो जाएगी और ये पल्सेटिंग सुनाई देना बंद हो जाएगा। तो आपको प्रेशर इतना चढ़ाना है कि पहले पल्सेटिंग पता चले फिर वो बंद हो जाए। जब पल्सेटिंग बंद हो जाए तो उसके ऊपर आपको प्रेशर और चढ़ाना है, फिर धीरे धीरे कम करते करते जहाँ पर पल्सेटिंग शुरू हो जाती है वो है तुम्हारा सिस्टोलिक प्रेशर। जब प्रेशर धीरे धीरे और कम करेंगे तो पल्सेटिंग जहाँ पर बंद हो जाती है वो है तुम्हारा डायस्टोलिक प्रेशर। नॉर्मली ये पल्सेटिंग यहाँ पर सुनाई नहीं देती है। तो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इसके माध्यम से हमें पता चल जाता है। ब्लड प्रेशर एग्जामिनेशन हम लोगों ने ये बार बार करनी चाहिए पेशेंट के लिए। नाउ नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? सिस्टोलिक प्रेशर is 110 millimeter of mercury to 130 millimeter of mercury or it is 100 plus age। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की उम्र 60 है तो 160 सिस्टोलिक प्रेशर उसके लिए नॉर्मल होगा। डायस्टोलिक प्रेशर is 70 millimeter of mercury to 90 millimeter of mercury। When blood pressure is more than normal is called hypertension and blood pressure if less than normal is called hypotension। Physiologically, blood pressure may be more than normal after exercise, emotional stress, obesity, मेल्स में ज़्यादा होता है फीमेल से, एल्डरली उम्र होने के बाद, आफ्टर ईटिंग फूड ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये ब्लड प्रेशर फिजियोलॉजिकली कम होता है
छोटे बच्चों में, फीमेल्स में होता है मेल्स की तुलना में। और जब आप रेस्ट करेंगे जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। हाइपरटेंशन ये डिसीज़ इतना कॉमन है कि तकरीबन हर घर में या पास पड़ोस में आपको हाइपरटेंशन के पेशेंट मिलेंगे जिनका ब्लड प्रेशर आप लोगों ने चेक करना चाहिए कि वो नॉर्मल है या बढ़ा हुआ है। नाउ व्हाट इज सिस्टोलिक प्रेशर? सिस्टोलिक प्रेशर इज मैक्सिमम प्रेशर ऑफ ब्लड ऑन ब्लड वेसल वॉल ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो प्रेशर मैक्सिमम होता है, उसी को कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर, व्हाट इज डायस्टोलिक प्रेशर? डायस्टोलिक प्रेशर is minimum pressure on blood vessel wall during relaxation of the ventricles। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं तो ये ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक इनको हम समझ लें। उसके बाद में एक रीडिंग ये भी निकाली जाती है, व्हाट इज मीन ब्लड प्रेशर? मीन ब्लड प्रेशर इज एवरेज ब्लड प्रेशर इन आर्टरीज। इट इज कैलकुलेटेड एज मीन प्रेशर इज इक्वल टू डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ द सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। तो इसमें जो डिफरेंस होता है उसका 1/3 फिगर आप डायस्टोलिक में ऐड करेंगे तो आपको मीन प्रेशर मिल जाएगा। कार्डियक आउटपुट जो होता है वो मीन प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होता है। ये दो फिगर के आधार पर अगर आपको मीन प्रेशर निकालना है तो कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, तो ये आपको मीन प्रेशर आ जाएगा। देन व्हाट इज पल्स प्रेशर? पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ये नॉर्मल पल्स प्रेशर होता है 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। पल्स प्रेशर इंक्रीज इन एथेरोस्क्लेरोसिस एंड पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। एथेरोस्क्लेरोसिस ये क्या है? हमारे शरीर में आर्टरीज होती है, धीरे धीरे उसमें अंदर कोटिंग जमा हो जाता है। तो उसमें जब कोटिंग जमा हो जाता है, जनरली वो फैट्स का होता है, तो उसका डायमीटर कम हो जाता है और उसकी इलास्टिसिटी भी कम हो जाती है। इसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस जो है वो एक कंजेनिटल हार्ट डिसीज है। बालक के जन्म होने के बाद कभी कभी वो देखा जाता है। तो नॉर्मल प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर इज टू डायस्टोलिक प्रेशर इज टू पल्स प्रेशर इज 3:2:1। हमें देखना है कंट्रोल ऑफ द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है? तो 3 चीज़ों के ऊपर। नंबर 1 ब्लड वॉल्यूम, नंबर 2 कार्डियक आउटपुट और नंबर 3 पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। उसमें कार्डियक आउटपुट जो होता है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड होता है, एक है हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम, ये हमने इसके पहले देखा है। पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो होता है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड होता है, साइज ऑफ द डोमेन ऑफ द ब्लड वेसल और डायमीटर ऑफ द आर्टरी, देन ब्लड विस्कोसिटी और तीसरा होता है लेंथ ऑफ द ब्लड वेसल। ये सब चीज़ें जो है ये ब्लड प्रेशर के ऊपर अफेक्ट करती है। ब्लड प्रेशर इन चीज़ों पर डिपेंड होता है। नाउ ब्लड वॉल्यूम। ब्लड प्रेशर डिपेंड्स ऑन ब्लड वॉल्यूम इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। Normal volume of blood in adult is 5 liters. Decrease in blood volume will also decrease in blood pressure, and increase in blood volume will increase blood pressure. Blood pressure may fall in shock hemorrhage and may be more during water retention. तो ब्लड वॉल्यूम के ऊपर ब्लड प्रेशर डिपेंड होता है। नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम 5 लीटर होता है। ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ब्लड प्रेशर एक शॉक नाम की कंडीशन होती है, इसको पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर भी कहते हैं। बीपी डाउन हो जाता है। हीमरेज यानी बहुत ज़्यादा खून शरीर से निकल गया तो भी बीपी डाउन हो जाता है। वाटर रिटेंशन, किडनी जो है एक्सेस वाटर को बाहर डालने का काम करती है, लेकिन किसी कारण अगर
किडनी वाटर को वापस ले रही है तो उसको कहते हैं वाटर रिटेंशन। शरीर में पानी ज़्यादा जमा हो जाता है, किडनी से बाहर जाता नहीं, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एक होता है वैस्कुलर रेजिस्टेंस। कार्डियक आउटपुट के बारे में हमने स्टडी की है, तो देखते हैं। वैस्कुलर रेजिस्टेंस इज अपोजिशन टू ब्लड फ्लो ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन ब्लड एंड वॉल ऑफ द ब्लड वेसल। Vascular resistance depends on size of lumen, blood viscosity, blood vessel length। उसमें साइज ऑफ lumen, इसी को पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस ऐसा भी कहा जाता है, और इसी को सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। Smaller is the diameter of the blood vessel, the greater will be the resistance. Resistance is inversely proportional to the diameter of the blood vessel. Vasoconstriction narrows the lumen and vasodilatation widens the diameter of the vessel. If the blood vessel diameter decreases to half, the resistance to the blood flow will increase by 16 times. तो diameter of the blood vessel जो है वो एक पार्ट है रेजिस्टेंस का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ब्लड प्रेशर के साथ। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है डायमीटर कम हो जाना, वैसोडाइलेटेशन का मतलब है ये डायमीटर बढ़ जाना। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया तो डायमीटर कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। वैसोडाइलेटेशन हो गया तो डायमीटर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ये उसका अर्थ है। ब्लड विस्कोसिटी पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस या सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस में ये एक पार्ट है। द विस्कोसिटी और थिकनेस ऑफ द ब्लड डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ आरबीसी टू प्लाज्मा वॉल्यूम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा। आपको मालूम है प्लाज्मा में प्रोटीन्स होते हैं। द हायर विस्कोसिटी मोर विल बी रेजिस्टेंस। एनी कंडीशन दैट इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस लाइक डिहाइड्रेशन, पॉलीसाइथीमिया। Here blood pressure will increase. When plasma protein decreases in anemia or hemorrhage, resistance also decreases. Here blood pressure will also decreases. तो सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस में ब्लड विस्कोसिटी भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। विस्कोसिटी या थिकनेस किसको कहते हैं? तो आरबीसी टू प्लाज्मा ये जो रेशो होता है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोटीन के साथ, तो उसको विस्कोसिटी कहते हैं। अगर विस्कोसिटी बढ़ गई, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी कम होना, पॉलीसाइथीमिया यानी आरबीसी की संख्या बढ़ जाना, ये कंडीशन में होता है ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। एनीमिया जिसमें एचबी और आरबीसी कम हो जाते हैं, या हिमरेज, उसके बाद में रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। ब्लड वेसल लेंथ, resistance of the blood flow is directly proportional to the length of the blood vessel. Longer is the length, more will be the resistance and more will be the blood pressure. Obese people have more blood pressure because they have additional vessels in the adipose tissue. When weight increases by 1 kilogram, sorry wrongly here it is written by 1 kilometer, 1 kilogram, additional 650 kilometer blood vessels are formed in the body. जितनी लंबाई ज़्यादा हो ब्लड प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। जो लोगों में वेट ज़्यादा होता है उसमें फैट ज़्यादा होता है और ये फैट एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है, तो एडिपोज टिश्यू की संख्या बढ़ जाती है और एडिशनल ब्लड वेसल तैयार हो जाते हैं, इसलिए उनमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा मिलता है। नाउ सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस इज आल्सो नोन एज पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस एंड इट मीन्स ऑल वैस्कुलर रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सिस्टेमिक ब्लड वेसल। Arteries and veins are larger, so they have very small resistance in compared to the arterioles, venules and capillaries. Arterioles control systemic vascular resistance by changing diameter. Arterioles vasodilatation or vasoconstriction function have longer effect on the systemic vascular resistance. Systemic vascular resistance is regulated by vasomotor center in the brain. ये vasomotor center हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। यहाँ पर देखिए आप, ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, हार्ट रेट ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है,
डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल कम करता है, ब्लड विस्कोसिटी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, लेंथ ऑफ द ब्लड वेसल ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। अब ये जो तीन चीज़ें हैं, ब्लड वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस, इसके माध्यम से ब्लड प्रेशर तैयार होता है। इनका कंट्रोल कैसा होता है? ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल बाय कार्डियोवैस्कुलर सेंटर इन मेडुला ऑब्लोंगेटा, कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स एंड ऑटोरेगुलेशन। नाउ कार्डियोवैस्कुलर सेंटर in medulla oblongata controls cardiac output and many other functions. Cardiovascular center has many neurons like cardiostimulatory nerve center which stimulate heart, cardioinhibitory center which inhibit heart functions, vasoconstrictor center which causes vasoconstriction, vasodilatation center which dilate blood vessels. All these centers वर्क टुगेदर। तो यहाँ से हार्ट के भी फंक्शन कंट्रोल होते हैं और ब्लड वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेटेशन भी कंट्रोल होता है। अब यहाँ पर जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में है कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, इट रिसीव्स इनपुट फ्रॉम अदर ब्रेन एरियाज लाइक सेरेब्रल कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस। कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स लाइक बैरो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स एंड प्रोप्रियोसेप्टर्स, ये भी उसको इनपुट देते हैं। तो ये इंटीग्रेटिव फंक्शन है नर्वस सिस्टम का, विच डिपेंड्स ऑन द सेंसरी इंफॉर्मेशन, देन इट विल क्रिएट अ मोटर इम्पल्सेस। तो सेंसरी इनपुट ये दो चीज़ों से आता है जो हमने देखा है। कार्डियोवैस्कुलर सेंटर सेंड्स मोटर इम्पल्सेस अलोंग सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक डिवीजन। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो डिवीजन है, तो ये सब कार्डियोवैस्कुलर सेंटर उसी में आता है। तो सिंपैथेटिक डिवीजन सेंड मोटर इम्पल्सेस टू हार्ट वाया कार्डियक एक्सेलरेटर नर्व विच इंक्रीजेस हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन सेंड इम्पल्सेस वाया वेगस नर्व विच डिक्रीजेस हार्ट रेट। कार्डियोवैस्कुलर सेंटर आल्सो सेंड इम्पल्सेस थ्रू वैसोमोटर नर्व्स। तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के बाद हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि सिंपैथेटिक के बाद हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है, पैरासिम्पैथेटिक से हार्ट रेट हमारा कम हो जाता है। नाउ ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय टू रिफ्लेक्सेस, हियर इट इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। वन इज बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स एंड कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। बैरोरिसेप्टर्स आर pressure sensitive receptors. Two main baroreceptor reflexes are carotid sinus reflex and aortic reflex. Chemoreceptors are the sensory receptors that monitor chemical changes in the blood and are situated in the carotid bodies and aortic bodies. Chemoreceptors detect level of oxygen, carbon dioxide and hydrogen ion. They also take a note of hypoxia, means low level of oxygen in the blood, acidosis, increase in hydrogen concentration in the blood, thereby lower pH, which is normal blood pH is 7.35 to 45, which decreases. The condition is called as acidosis. Hypercapnia, when there is excess carbon dioxide level in the blood. Now hormones, several hormones regulate blood pressure by altering cardiac output or changing peripheral vascular resistance or adjusting blood volume. Following hormones participate in the control of the blood pressure. Number 1, renin, angiotensin 2, aldosterone system. Number 2, adrenaline and noradrenaline. Number 3, antidiuretic hormone. And number 4, atrial natriuretic peptide. Now, renin, angiotensin एंड एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये क्या है? तो हमारी किडनी में से रेनिन का सिक्रेशन बाहर आता है, उसी समय में हमारे लीवर में से एंजियोटेंसिन 1 का सिक्रेशन शुरू रहता है, बाहर आता है। ये एंजियोटेंसिन 1 हैज़ नथिंग टू डू विद द ब्लड प्रेशर, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ रेनिन and presence of enzyme called angiotensin converting enzyme, this
angiotensin 1 is converted into angiotensin 2. और उसके कुछ कार्य है वो हम देखेंगे. When blood volume falls or blood flow to kidney decrease, kidney cells secrete a renin in the bloodstream. In sequence of renin, angiotensin 1 is secreted and angiotensin converting enzyme act to produce angiotensin 1 to convert it into angiotensin 2, which raises blood pressure in two ways. Angiotensin 2 work as a vasoconstrictor and increases peripheral vascular resistance. Blood pressure बढ़ गया. It stimulates secretion of aldosterone. Aldosterone जो है हार्मोन है सुप्रारेनल ग्लैंड से सेक्रेट होने वाला कॉर्टिकल पार्ट से. This aldosterone increases absorption of the sodium and water by the kidneys. The water increases blood volume and blood pressure. यहाँ पर हमें याद रखना चाहिए कि सोडियम और वाटर एक ही दिशा में जाते हैं. किडनी जब वाटर को रीअब्सॉर्ब करती है तो सोडियम को भी रीअब्सॉर्ब करती है. यहाँ सोडियम रीअब्सॉर्प्शन जो है वो aldosterone की वजह से होता है. Now adrenaline and noradrenaline, these are the two hormones of the adrenal medulla. In response to sympathetic stimulation, adrenal medulla releases adrenaline and noradrenaline. These hormones increase cardiac output by increasing heart rate and ventricular contraction. They also cause vasoconstriction in skin and abdomen and vasodilatation in the cardiac and skeletal muscle, which increases blood flow. Now antidiuretic hormone is released by the posterior pituitary gland in response to the dehydration and decreased blood volume. This antidiuretic hormone causes vasoconstriction, which increases peripheral vascular resistance and thereby blood pressure. For this reason, antidiuretic hormone is also called as vasopressin. Now atrial natriuretic peptide. This atrial natriuretic peptide is released by the cells in the atria of the heart. This atrial natriuretic peptide lowers blood pressure by causing vasodilatation and by promoting the loss of salt and water in the urine, which reduces blood volume. इस तरह से एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड के माध्यम से ब्लड वॉल्यूम कंट्रोल हो जाता है. एक पार्ट है एटो रेगुलेशन. Vasoconstriction and vasodilatation produces effect on the peripheral vascular resistance. At local level, vasodilators produce dilatation of the arteriole and relaxation of the sphincter blood flow to capillary network, which increase oxygen level. Vasoconstrictions have opposite effect. The ability of the tissue to automatically adjust its blood flow to match metabolically demand is called autoregulation. Autoregulation is important during exercise when metabolic demand is in increase. Autoregulation increases blood volume to brain and help to cope up with the mental and physical activities. Autoregulation also increases blood flow to speech or when you talk towards and listening area when you listen. Autoregulation is stimulated by any of the two changes, physical changes and vasodilatation or vasoconstriction chemicals. Physical change. Warming produces vasodilatation and cooling produces vasoconstriction. In myogenic response, smooth muscles contract more forcefully when it stretches and loosens. Vasodilating and vasoconstricting chemicals. Several types of cells such as the WBCs, platelet, macrophages, endothelial cells produces many chemicals which alter the blood vessel diameter. Vasodilating chemical includes potassium, hydrogen, lactic acid and adenosine from adenosine triphosphate and nitric oxide. Trauma or inflammation causes release of the vasodilating substances known as kinase and histamine. Vasoconstriction includes thromboxane A2, superoxide radicals, serotonin from the platelets,
and endothelium from the endothelial cells. Now measurement of the blood pressure. Measurement of the blood pressure is very much important. It gives clues about the clinical condition of the patient in clinics. Sphygmomanometer is the instrument by which blood pressure is measured. It is measured as pressure created during the contraction and maintained during the relaxation of the ventricles. These two pressures are known as systolic and diastolic pressure. तो हमने देखा है कि ब्लड प्रेशर ये किस तरह से मेजर किया जाता है. स्पिग्मोमैनोमीटर में रबर बैग कहाँ बांधी जाती हैं, उसका बल्ब कैसा होता है, उसको वॉल्स कैसे होते हैं. मर्क्यूरी मैनोमीटर के ऊपर 0 से 300 तक फिगर होती है. उसके ऊपर से हम ये पता चल सकते हैं कि प्रेशर हमने कितना चढ़ाया है. ये सब प्रैक्टिकल में करके दिखाने वाली चीज़ें वो हम प्रैक्टिकल आवर्स में ज़रूर देखेंगे. अभी नेक्स्ट पार्ट इज वीनस रिटर्न इन योर सिलेबस. यहाँ पर आपको नोट डाउन करना है सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा. ये दो चीज़ों से हार्ट में ब्लड वापस आ जाता है. जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, और ये दोनों वेन से ब्लड राइट पार्ट ऑफ द हार्ट में जमा हो जाता है. Venous return, volume of the blood return back to heart throughout the systemic veins occur due to the pressure generated by the contraction of left ventricle. From venules to the right ventricle, pressure difference is sufficient to return blood to the heart. If pressure increase in right ventricle, venous return will decrease due to tricuspid incompetence. Example, mechanism return to the blood heart